हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पार्ट सेकंड है ये। पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, एक सिस्टम है जिसके अंदर n चार्जेस हैं और उन n चार्जेस से मिलकर बना जो सिस्टम है उसकी वजह से हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देखते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पे ये पॉइंट P है और यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है Q1, ऐसे Q2, ऐसे Q3 और nth वाला चार्ज Qn। ठीक, तो इस वाले चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल, ठीक है, और फिर इसके वजह से पोटेंशियल, फिर इसके वजह से पोटेंशियल, फिर इसके वजह से पोटेंशियल, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मान लेते हैं कि Q1 जो है इसका इससे डिस्टेंस कितना है, R1 है, इसका इससे डिस्टेंस कितना है, R2, इसका डिस्टेंस R3, इसका डिस्टेंस Rn है। ठीक, अब हम बात करें अगर इस वाले चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो ये एक पॉइंट चार्ज हो गया। तो पॉइंट चार्ज की वजह से तो हमें फॉर्मूला याद है पोटेंशियल का, kq अपॉन डिस्टेंस, है ना, और यहाँ चार्ज Q1 है तो kq 1 अपॉन डिस्टेंस R1। तो हम लिख सकते हैं इस वाले चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, फॉर्मूला V1 इक्वल्स टू kq1 अपॉन R1। ऐसे ही पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2 वाला जो चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल हम लिख सकते हैं V2 इक्वल्स टू kq2 अपॉन R2। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q3 वाले चार्ज की वजह से, ये जो Q3 चार्ज था इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल, इसको हम लिख सकते हैं सेम V3 इक्वल्स टू kq3 अपॉन R3। और फिर n वाले चार्ज के लिए, n वाले चार्ज की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Qn, तो Vn equals to kq1 upon Rn। अब यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल है ना वो पहले की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, दूसरे की वजह से कैलकुलेट कर लो, nth वाले की वजह से कैलकुलेट कर लो, सबका अलजेब्रिक सम कर दो। तो जो अलजेब्रिक सम करके जो पोटेंशियल आएगा ना वो उस पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल होगा। ओके, तो ये यहाँ पे यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो कहता है V equals to V1 plus V2 plus V3 plus Vn। ठीक है, इक्वेशन 5 इसको नाम दे दिया। 1 2 3 4 इक्वेशन जो हमने रखी थी उनकी वैल्यू हमने इसमें रख दी। देन v इक्वल्स टू क्या आ गया, kq1 अपॉन r1 प्लस kq2 अपॉन r2 प्लस kq3 अपॉन r3 प्लस एंड सो ऑन प्लस kqn अपॉन rn। अब हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू k, सब में कॉमन है, ठीक है, सब में कॉमन है, समेशन लगा दिया, समेशन मतलब प्लस, और i 1 से लेकर n qi अपॉन ri। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे, i को 1 रखेंगे तो k q1 अपॉन r1, फिर प्लस 2 रखेंगे तो k q2 अपॉन r2, और n रखेंगे तो k qn अपॉन rn। ये पूरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से लिख सकते हैं, मतलब इस पूरी इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये है हमारे पास पूरा सिस्टम जो है जिसमें n चार्जेस हैं, उससे उस पूरे सिस्टम की वजह से एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्लियर हो गई बात आपको, ये डायग्राम, और यहाँ पे अपन ने सारी बातें करी, V1 V2 V3 Vn, और फिर टोटल हमने यहाँ पे यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से V कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारे पास ये जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे एक नोट की बात करते हैं। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और याद रखेंगे फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए V इक्वल्स टू E इंटू R। तो V इक्वल्स टू E R, V और E में रिलेशन होता है, V इक्वल्स टू E R। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला V इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और जनरली लिमिट जो लगाई जाती है उस तरीके से लगा देते हैं माइनस इनफाइनाइट टू r E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, और लिमिट नहीं है तब भी v इक्वल्स टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर भी लिखा हो सकता है, और लिमिट जनरली इनफाइनाइट टू r ली जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसके लिए बोला जाता है कि हम चार्ज को कहां से लाते हैं, इनफाइनाइट से लाते हैं, किसी पॉइंट P पर जो r डिस्टेंस पर होता है। ठीक, एक फॉर्मूला ये भी काम में ले सकते हो, E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल वेक्टर v, ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हो, E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल वेक्टर v, और यहाँ ये जो डेल वेक्टर है इसको बोला जाता है डेल ऑपरेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, ये डेल ऑपरेटर है। ठीक है, और इस डेल ऑपरेटर को लिखा जाता है, जैसे अपन ने माइनस लगा दिया, और इस डेल ऑपरेटर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं i कैप डेल बाय डेल x, i कैप डेल बाय डेल x प्लस j कैप
डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड और v ये तो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट v भी लिखते हैं। हम इधर लिख देते हैं ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट में GRAD लिख के छोड़ देते हैं। ग्रेडियंट होता है, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट v। ओके, ये अब से क्वेश्चन आ गया v इक्वल्स टू x² प्लस 3x प्लस 4 वोल्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड 8.111। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ क्वेश्चन में v दे रखा है x की टर्म में और हमसे e पूछा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला e वेक्टर इक्वल्स टू, वी नो दैट e वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल वेक्टर v। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, तो e वेक्टर इक्वल्स टू माइनस और डेल वेक्टर हम i x में है, x y z में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है v की वैल्यू, तो हम डेल ऑपरेटर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पुट कर देते हैं। i कैप डेल y डेल x प्लस j कैप डेल y प्लस k कैप, तो पहले इसको सही लिख देते हैं, i कैप डेल y डेल x प्लस j कैप डेल y प्लस k कैप डेल y डेल z, और ये v। ठीक है, अब v ये रहा हमारे पास, तो e वेक्टर आ जाएगा माइनस i कैप। अब डेल y डेल x, अब आप ये देखिए आपके पास जो v है ओनली x की टर्म में है, यहाँ ओनली x की टर्म आ रही है, y और z की टर्म आई नहीं, इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो ये सारी चीज इसके लिए क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये दोनों टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो i के डेल y डेल x और यहाँ लिखोगे x² प्लस 3x प्लस 4, इसको कंप्लीट करते हैं। e वेक्टर इक्वल्स टू माइनस i के डेल y डेल x x² प्लस डेल y डेल x 3x प्लस डेल y डेल x 4। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा इसमें, और x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3। ठीक है भाई, ये हमें पता होना चाहिए, ये जो फॉर्मूला होता है ना dy dx x की पावर n आगे x की पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूले से होता है पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, 11th में पढ़ाया जाता है ये। ठीक है, तो आपको नहीं आता तो देख लीजिए, dy dx x की पावर n आगे x की पावर n माइनस 1, इसी से कंप्लीट करा है मैंने ये। ठीक है, तो डेल बाय डेल x x² पावर आगे एक पावर कम, तो 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो ओनली x रह जाएगा, तो इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर e वेक्टर इक्वल्स टू माइनस, और ये चल रहा है, और i के फिर हमने यहाँ 2 आगे रखा और एक पावर कम करा। ठीक है, 2 माइनस 1 लिख देता हूँ, प्लस और 3 आगे हमने कांस्टेंट को आगे रख दिया था डिफरेंशिएशन के, ये देखिए कांस्टेंट को आगे, फिर डेल बाय डेल x ऑफ x जो 1 होता है। ठीक है, डेल बाय डेल x ऑफ 1 जो 1 होता है, वो 1 कैसे हुआ, वो ऐसे हुआ, डेल बाय डेल x ऑफ x था तो पावर 1 था, तो 1 आगे आया, x की पावर 1 माइनस 1 किया हमने, तो 1 और 1 माइनस 1 करोगे x की पावर 0, किसी की पावर 0 मतलब 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर आ गया 1। तो डेल बाय डेल x ऑफ x हो तो 1 हो जाता है वो। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूले से हुआ प्लस कांस्टेंट का 0, तो फाइनली जो e वेक्टर आया हमारे पास वो माइनस और 2x प्लस 3, ये i के भी आया, तो e वेक्टर आ गया हमारे पास फाइनली माइनस 2x आई। वही काम और कर सकते हो आप, यहाँ पे हमको पॉइंट पे बोला है 1 1 1 पर। ठीक है, तो इसको 1 1 1 पर रख देते हैं, माइनस x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1, y z तो है नहीं, x की जगह 1 रख देते हैं, 2 × 1 प्लस 3 और ये i के, तो ये बना हमारे पास माइनस 5 i के, ये e वेक्टर आ गया 1 1 1 पर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो i कैप का कोएफिशिएंट है -5 का स्क्वायर और इसका j कैप का 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर k कैप का कोएफिशिएंट, तो फाइनली कितना आया 25 बाहर आ गया, आएगा 5 पर यूनिट न्यूटन अपॉन कूलम। तो हमारे पास जो वैल्यू आई e की वो आई 5 न्यूटन अपॉन कूलम, ये वाला आंसर है। मैग्नीट्यूड जो है e का वो 5 न्यूटन अपॉन कूलम आया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, देखिए
अब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो डेफिनेशन है यहाँ पे, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस और लोकस ऑफ पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम एट एवरी पॉइंट। ठीक है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? सेम हो, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। जैसे हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक प्रॉपर्टी अभी बोल सकते हो क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। जैसे यहाँ पर मान लिया V है तो यहाँ पर भी V है। तो W की बात करें, हम किसी टेस्टिंग चार्ज Q0 को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा? Q0 डेल्टा V। अब डेल्टा V हम जो देखेंगे वो डेल्टा V क्या आएगा? V माइनस V, क्योंकि इस पॉइंट पर भी अगर इसको 1 वाला पॉइंट दे, इसको 2 वाला पॉइंट दे, तो V2 माइनस V1। अब V2 भी V है, V1 भी V है, तो V माइनस V आएगा। फाइनली जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा? 0। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ गई। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम किसी टेस्टिंग चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाएं, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाएं, तो वर्क डन जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। एक और प्रॉपर्टी है इसकी, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर क्रॉस कर जाएंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर वैल्यू 3 वोल्ट हो, इसके हर एक पॉइंट पर वैल्यू 5 वोल्ट हो। तो जब इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो एक पॉइंट पर कौन सी वैल्यू आएगी? 3 वोल्ट आएगी या 5 वोल्ट आएगी? तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये हमें दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। और फिर आप क्या बोलोगे कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का जो सरफेस होता है ना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। कंडक्टर के सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो ये हमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो ध्यान में रखनी है। तो ये हमने यहाँ पे इस सेकंड पार्ट में 2-3 टॉपिक हैं वो कवर करें। इसके आगे के टॉपिक पार्ट 3 में। ओके, थैंक यू।